मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका टाइटल है कि यदि आप भारत से कनाडा आना चाहते हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ये लिस्ट कॉमन है, पर आप इसके अंदर देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके बी पार्ट में मैं बताऊंगा कि वो गलतियां मत करो जिससे आपका टूरिस्ट वीजा रद्द होगा। सबसे पहला क्या है कि जब भी आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हो, उसके अंदर साइज ऑफ योर फैमिली लिखा जाता है। साइज ऑफ फैमिली किसको कहते हैं? जो बच्चे 21 साल से ऊपर हैं और जो पढ़ रहे हैं आपके खर्चे ऊपर, वो ही आपकी फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, बैलेंस नहीं। फिर क्या है कि लेंथ ऑफ योर स्टे, मीन आपने कनाडा में कितने दिन रहना है। ये आपसे इसलिए पूछा जाता है कि उसके साथ दो चीजें और चेक की जाती हैं। एक तो आपके पास उतने धनराशि देखी जाती है, फिर उसके साथ ये देखा जाता है कि आपने इंश्योरेंस, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है, और तीसरा ये देखा जाता है कि आपके बैंक में उतनी उचित राशि अवेलेबल है या नहीं है। फिर क्या है कि आपके पास जो पैसा होना चाहिए, जो मेरे मुताबिक क्या है, यदि आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है तो आप कनाडा घूमने के काबिल नहीं हो, तो वो 4 महीने पुराने होने चाहिए। ये पैसे आपके हैं, आपके पास रहेंगे, किसी को देने नहीं है। ये कनाडा की सरकार को दिखाना होता है कि भाई मेरे पास कनाडा घूमने के लिए पैसे नहीं है। यदि आप 2.5-3 लाख रुपए लेकर घूम रहे हैं तो 2 लाख की तो टिकट ही है, तो वीजा कहां से मिलने वाला है। पे स्टब्स, यदि आप एम्प्लॉयड हो तो आपके पास पे स्टब होनी चाहिए। यदि आप नौकरी कर रहे हो तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर डेफिनेटली होगा। आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि जो आपकी जायदाद है और जो आपका बिजनेस है। देखो, एक घर तो सबके पास होना चाहिए, ये कनाडा के वीजा अफसरों का भी होता है और आपका भी होगा। उसको प्रॉपर्टी मान के आप दिखा सकते हो, पर उसको प्रॉपर्टी गिना नहीं जाता, बिकॉज वो तो एसेंशियल है, उसके बिना आपका गुजारा ही नहीं है। हाँ, आपके पास एक से ज्यादा घर है, प्लॉट है, शॉप्स हैं, वो डेफिनेटली आप उसके अंदर शो कर सकते हो और उसकी आपको वैल्यू भी कंसिडर की जाती है। फिर क्या है, जो यदि स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हो तो आपकी ट्यूशन और अकोमोडेशन कौन पे कर रहा है, और उस आदमी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है या नहीं है। इनकम टैक्स वो शो कर रहा है 1 लाख रुपए का, तो जो बच्चा कनाडा में आ रहा है उसका 20 लाख रुपए 1 साल का खर्चा है, वो खर्चा कहां से देगा वो। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये बच्चे यहाँ कनाडा में आ जाते हैं तो ये दूसरी स्टेटस पे चले जाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते हैं, इसलिए सरकार उनसे जान छुड़ाना चाहती है। यदि आप नौकरी करते हो तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न होगी, कुछ डिक्लेरेशन होगी, बैंक की स्टेटमेंट होगी। नहीं, बैंक देखो, आपने जो स्टेटमेंट लगा दी है वो सीधी तरह नहीं मिली जाती। यहां से वीजा अफसर खुद ईमेल करता है कंसर्न बैंक को, ये फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर क्या है, यदि आपको कोई यूनिवर्सिटी या कोई बिजनेस हाउस या कोई कॉलेज स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो उसके पास पैसे कहां से आए, हु इज फंडिंग योर विजिट टू कनाडा। यदि आपको कनाडा से कोई रिश्तेदार हेल्प दे रहा है या कई पेरेंट्स यहाँ पे हैं, उनके बच्चे भारत में हैं, यदि कनाडा से फंडिंग हो रही है तो उस आदमी के पास पैसे का साधन क्या है और फंडिंग कहां से कर रहा है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। यदि कनाडा में कोई बैंक अकाउंट है, जैसे आपने कोई GIC का बैंक अकाउंट खोला है, तो उसका प्रूफ चाहिए कि आपके पास वो आपका कनेडियन बैंक में अकाउंट है, उसके अंदर बैंक बैलेंस होता है, उसके अंदर बकायदा एक फार्म गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है कि जब हम स्पॉन्सरशिप देते हैं या नया मकान खरीदना है या हमने कार लेनी है, वो फार्म निकाल के हमें उस एजेंसी को देना पड़ता है। फिर क्या है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि यदि आप कनाडा में टेम्परेरी स्टे के लिए आ रहे हो, देखो विजिटर वीजा हुआ, स्टडी वीजा हुआ, स्पाउसल वीजा हुआ, फिर आपका
पेरेंटल वीज़ा हुआ, ये सभी टेम्परेरी वीज़े होते हैं। तो उसके अंदर इस चीज़ का कारण चाहिए कि वो कौन सा कारण है कि आप कनाडा से भारत वापस जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हस्बैंड कनाडा में आ रहा है तो उसकी वाइफ इंडिया में है, यदि मदर आ रही है तो उसका बच्चा जो है कनाडा में इंडिया में रह गया है, तो या आपने अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को वहाँ देखभाल करनी है, सो आपको कोई ना कोई कारण उसका दिखाना पड़ेगा। यदि आप सरकारी एम्प्लॉय हो या आप प्राइवेट किसी कॉरपोरेशन या कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनका एक ऑफिशियल तौर पे लेटर चाहिए कि आपको कनाडा जाने की प्रवानगी दी जाती है और आप उतने टाइम के बाद जब कनाडा से वापस आओगे आपको वो नौकरी पे वापस रखा जाएगा। ये थे जो डॉक्यूमेंट जो आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा देने में हेल्प कर सकते हैं। अब मैं वो बातें बताऊंगा जो आप कनाडा में पहुंच के, चाहे आप स्टूडेंट पे आ रहे हो चाहे आप विजिटर वीजे पे आ रहे हो, ये काम आपने नहीं करने हैं। नहीं तो ये परेशानी क्या होने वाली है कि आप इंडिया का एक पड़ोसी देश है जिसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था, वहां से किसी को विजिटर वीजा या स्टडी वीजा नहीं मिलता था। ऐसा ना हो कि भारत को भी उस कैटेगरी में ला दिया जाए। सो मैं सब बहनों और भाइयों से बेनती करूंगा कि यहाँ पे आप ये काम नहीं करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो जाली स्पॉन्सरशिप बिल्कुल मत लगाओ। देखो यहाँ पे 4 करोड़ की आबादी है, सबका डाटा सरकार के पास है। सरकार को मालूम है कि इस आदमी का बैंक में पैसे कितने हैं, कितनी बार इसने गवर्नमेंट से वेलफेयर लिया हुआ है, कितना ये इनकम टैक्स पे करता है, ये सारा डाटा उसके पास होता है। सो यहाँ से कोई भी स्पॉन्सरशिप जो जाती है, हम लोग किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म में भरा होता है। सिर्फ जो लड़कियां नई नई शादी करती हैं उसके घर वालों का डाटा उसमें नहीं होता है, उसके अंदर आप कुछ अकोमोडेट कर सकते हो, बाकी कहीं अकोमोडेशन नहीं होती है। आप जो बैंक की स्टेटमेंट लगाते हो वो जाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट को बैंक के रीजनल ऑफिस को लिख के बकायदा पूछा जाता है कि इसके बैंक खाते में पैसे हैं या नहीं है। पहले बहुत कुछ होता था क्योंकि कोई इंडिया से कनाडा आना नहीं चाहता था, अब हर इंडिया से आदमी कनाडा पहुंचना चाहता है, इसलिए सरकार जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसे अपने पैसे मत बर्बाद करो और आपके 5-5 साल का बैन मत लगवाते जाओ अपने ऊपर। कनाडा में पहुंच के देखो, रिफ्यूजी स्टेटस पे जाने की बिल्कुल कोशिश ना करो। ये बिल्कुल ठीक साधन नहीं है और इतना इजी नहीं है जितना आपको यहाँ के कंसल्टेंट या वकील आपको कहते हैं कि आप रिफ्यूजी स्टेटस पे चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। इट्स ए लॉन्ग वे टू गो। तब तक आपके बूढ़े माँ बाप भी आर पार हो जाएंगी, आपकी वाइफ भी बूढ़ी हो जाएगी, बच्चे भी शादी करने के लायक हो जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सो आप कनाडा में पहुंच के रिफ्यूजी स्टेटस पे जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप पहले ही झूठ बोलते हो। जब भारत से कनाडा आना है तो आप सब कुछ कहते हो, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, इतना पैसा है, और जब यहाँ पहुंच जाते हो तो आप नंग कैसे हो जाते हो, ये हमारी समझ से बाहर है। कनाडा पहुंचकर क्रिमिनल एक्ट, जैसे पीछे आपने स्कॉटडेल पे देखा होगा कि भारत से एक विजिटर वीजे पे आया हुआ था और उसने पुलिस से बदतमीजी की और उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चली गई। देखो, पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ को सेव करना होता है। यदि आप कानून की पालना करने वालों को से बदतमीजी करोगे तो आपका हाल क्या होने वाला है ये आप खुद ही सोच के चलो। पब्लिक न्यूसेंस आप नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि रात को 10 बजे बाद पटाखे चलाते रहो, फुलझड़ियाँ चलाते रहो, शोर मचाओ, कार के हॉर्न बजाओ, कार की खिड़कियाँ खोल के स्टीरियो ऑन करो। ये घेड़ी रूट नहीं है चंडीगढ़ का जिसके ऊपर ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जो कैनेडियन सिटीजन हैं या जो भी इवन स्टूडेंट भी यहाँ आए हुए हैं, सभी जब कोई सामान खरीदते हैं उसके ऊपर एनवायरमेंटल फीस लगती है। आप अपना बिल देख सकते हो। यदि आप यहाँ दिवाली के ऊपर जिसका फैशन नहीं है यहाँ पे कि आप पटाखे चलाओगे या साउंड नॉइस करोगे,
यदि आप ऐसा करते पाए जाओगे तो आपको सजा भी होने वाली है और आपको कनाडा में रहने भी सरकार नहीं देगी। यहाँ पे आप गार्बेज जो है वो पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं फेंक सकते हो। ये नहीं कि पेपर फाड़ा, टिकट फाड़ी तो फेंक दी, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए गार्बेज बिन है, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे, स्काई ट्रेन स्टेशन पे उतरते हो, प्लेन से उतरते हो, तो उसका डिस्पोज ऑफ वहां पे करो जहां उसका तरीका है। स्टडी वीजा की एप्लीकेशन के ऊपर आकर आप निर्धारित घंटों पे काम करो। ये नहीं कि स्टडी छोड़ के आप काम पे हो जाओ और आपके कॉलेज की सीट खाली जा रही है। इससे क्या होगा कि जब आप शो कर रहे हो कनाडा में आने के लिए कि भी मैंने आइलेट्स के बैंड इतने लिए हैं, मैं पढ़ाई करने के लिए आ रहा हूं, तो आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, उस काम करने के लिए नहीं। 2 साल परेशानी थी कि जब यहाँ कोरोना काल था तो सिर्फ स्टडी वीजा ही लगता था। आजकल वर्क परमिट मिलता है, उस पर पैसा भी कम खर्च आता है। यदि आप पढ़ने में फिट नहीं हो तो आपको वर्क परमिट के ऊपर आना चाहिए। फिर क्या है कि आप बोगस मैरिज बिल्कुल मत करो। क्या होता है कि जिस लड़की से आप भारत में शादी कर रहे हो उसकी शक्ल मत देखो, उसकी अकल देखो। क्या यहाँ पे आकर पढ़ के वो पास हो सकेगी? क्योंकि यदि वो पास होगी तो ही आप हस्बैंड को बुला सकती है, नहीं तो वो बुला नहीं सकती है। सो प्लीज, आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो हम कनाडा के लोगों ने भारत में एक ऑफिस खोल के दिया है, जहां पे ना तो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, ना ही हेराफेरी की जाती है। सो आप वहां पे फोन पे सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक इंफॉर्मेशन मंडे टू फ्राइडे ले सकते हो। वहां का फोन नंबर है 9815101148। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।